जाते कट्टा नहीं रह जाता, वो फूल बन जाता है। ऐसा कोई प्रावधान है दुनिया में? और जो हमने अपनी प्रैक्टिस में, लीगल प्रैक्टिस में देखा है, जितने भी ये एनकाउंटर यानी कि हत्याएं होती हैं, उसमें बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पुलिस के अधिकारी दो हथियार लेके चलते हैं अपने साथ, एक ऑफिशियल और एक 2 नंबरी। तो ये 2 नंबरी हथियारों का प्रयोग 2 नंबर के कामों के लिए, यानी कि हत्याएं, लूट, डकैती के लिए करती है जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे लूटमारी करने से, हत्याएं करने से जरा भी शर्माते नहीं है, घबराते नहीं है। अब जरा हम संभल का जरा थोड़ा बैकग्राउंड देख लें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें एक वकील साहब, मुझे लगता है सलमान खान भी जो है ना, और ये शाहरुख खान या अजय देवगन जो हैं और अक्षय कुमार हैं, जो पुलिस की एक्टिंग करते हैं ना, या वो या वकील की, यार जो अक्षय कुमार साहब ने क्या वो दामनी में क्या बात पुलिस वो वकील की एक्टिंग की थी, सनी देओल साहब, सनी देओल, सॉरी मुझे याद नहीं रहता ये सब, क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं। तो उससे भी बढ़िया तरीके से, मतलब उन्हें तो किसी हीरो का रोल मिल जाना चाहिए। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वो ऐसे चल रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़े फिल्म के हीरो। तो अगर ये कट्टों से गोलियां चली हैं तो ये उन लोगों ने चलाई होंगी जो उस भीड़ का हिस्सा थे। ये हर एक जितने भी ये जो इस प्रकार की जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें आरएसएस और बीजेपी के जो ट्रेंड आतंकवादी होते हैं, वही जाके तो गोलियां चलाते हैं। जैसे दिल्ली के जो दंगे हुए थे, वो कपिल मिश्रा जी ने और डीसीपी सूर्या थे वहां पे। यही तो हमने एफआईआर कराने की हम चेष्टा कर रहे हैं अदालतों में कि उन लोगों ने जाके गोलियां चलाई थी, खुद पुलिस ने, और कपिल मिश्रा जी साथ में थे। वहां पे सीओ का नाम आ रहा है। नहीं, वो पुलिस वाले नहीं रहे ना, वो सीओ रहते ही नहीं है पद पे। अगर सीओ के हैं तो वो सीओ, अगर वो डकैतियां मारने लगेंगे तो वो सीओ नहीं रह जाते, वो उनका अपना निजी कार्य होता है। लेकिन समस्या क्या आएगी, ये बात कहने की जरूरत किसी नेता अभिनेता में नहीं है। सच्चाई कहने वाले लोग ही नहीं है। सब कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ये हो गया। ये कोई नहीं कह रहा कि वो जो झुंड जा रहा था उसने गोलियां चलाई हैं, उसने जो पीसफुल लोग देखने आए होंगे, कुछ लोग जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसा हमलावर वो लग रहा है जैसे कोई वो सेना को लीड करके जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ और किसी नेता अभिनेता ने बोला है हमारे कि उस व्यक्ति के ऊपर और वो जो भीड़ जा रही थी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब क्योंकि उन्होंने गोलियां चलाई होंगी। अगर पुलिस ने नहीं चलाई तो उन लोगों ने तो चलाई हैं, वरना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने आप को ही गोली मार लेंगे। यही तो कह रही है सर पुलिस। हमें वही तो कह रहा हूं मैं भी। तो वो पुलिस है या वो लुटेरे, डकैत और मर्डरर्स हैं? और वो तो किसी आम अपराधी से, मैं मानता हूं कि जो पुलिस के अधिकारी है ना वहां पे, ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं करेगा। सर इसी नाम पे कि आपने पत्थरबाजी करी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो जितने अधिकारी बैठे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सब भारत के संविधान और कानून के तहत अंदर अपराधी हैं। और वो एक उन आम अपराधियों से भी ज्यादा बड़े अपराधी हैं जो उस भीड़ को लीड करके जा रहे थे और जिन लोगों ने हमला किया होगा। और ये बात हमने दिल्ली दंगों में साबित की है कि मुसलमान को गोली नहीं मारते हैं। ये हमने अदालतों के ऑर्डर्स आए हैं, और जो अधिकारी वो कहते हैं वो खुद अपराधी हैं। ये हम दिल्ली दंगों के केस में एक के बाद एक साबित कर रहे हैं। लेकिन कोई इस बात को कहेगा नहीं। वहाँ पे मुझे इतना दुख हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मस्जिद कमेटी के, वो ये बोल रहे हैं कि एसपी साहब और डीएम साहब रोक रहे थे एसडीएम साहिबा को कि इसमें से पानी मत निकलवाइए वजू खाने में से, लेकिन एसडीएम साहिबा ने उनकी बात ही नहीं सुनी। तो ये तो बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। डीएम साहब की बात उनके जो मातहत ऑफिसर है वही नहीं सुन रहे, पहली बात। दूसरी बात, डीएम साहब और एसपी साहब भी तो गैर कानूनी काम कर रहे थे। अगर सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कोर्ट का आदेश था तो वजू खाने में कोई लकड़ी डालने की अदालत ने कोई इजाज़त नहीं दी थी, पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। तो वो सब गैर कानूनी काम हो रहे थे। मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलिए उस भीड़ ने या जो लोग आए थे रोकने की कोशिश की, तो पहाड़ टूट जाता अगर उस दिन नहीं होती। कोर्ट में जाते ना, कोर्ट में जाते, एसपी साहब ही चले जाते, क्योंकि वो खुद ही पार्टी बन गए, डीएम साहब ही पार्टी बन गए। कोर्ट में जाके अदालत में दरखास्त लगाते कि ये लोग जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं कर रहे। पहले दिन तो हो चुकी थी ना सर्वे।
अब दूसरे दिन ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि एक दिन और डिले नहीं हो सकती थी? अदालत में जाके ये नहीं कह सकते थे कि 7 दिन के अंदर अंदर नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने हमें रोक लिया। आप हमें और आदेश दीजिए कि हम दोबारा जाके दोबारा से कर लें। और पहले दिन क्यों नहीं हुआ पूरा? फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने में क्या कई साल लगते हैं? और हमें ये बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ हम नहीं हैं। जो ये सांठ-गांठ चल रही है ना, एक तरफ सच वाले लोग हैं, वो अपनी बात कहने में ही डर रहे हैं, और एक तरफ झूठ वाले लोग हैं जो अपनी बात कह ही नहीं रहे बल्कि सफ़ेद झूठ आंखों में घुस के बोल पा रहे हैं। यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारे जितने भी नेता वहाँ जा रहे हैं, मैं हाथरस का एग्जाम्पल देके बात करना चाहता हूँ। कितने नेता हाथरस गए थे? आज हाथरस की जो बच्ची थी उसके परिवार वालों का क्या हाल है? किसी को पता है? किसी को पता है? या हमें पता है जो हम लड़ रहे हैं? जहां पे वकीलों ने खुद वो केस मिलके हारा, किसी नेता अभिनेता ने उसकी खबर ली। यही काम यहाँ का होगा। तो इसीलिए जनता जो ईमानदार है, बहादुर है, और जो संविधान की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए किसी भी काम को पीसफुली करने को तैयार है संविधान के दायरे में, उसे अपने आप अपना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपनी टीमें गठन करनी पड़ेंगी। वरना हाथरस का एग्जाम्पल है, आप सब लोग जाके देख लीजिए हाथरस की परिवार के साथ आज क्या है। सब लोग भूल गए अपना राजनीतिक फायदा उठा के, कोई नेता बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, और हाथरस की फैमिली क्या उनको आज एक तरीके से बंदी बना रखा है। वो उनकी बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। तो ये हालत है। तो ऐसे नेताओं अभिनेताओं से बिल्कुल सावधान रहना है। जो लोग आए तो फिर वो कोई केस अगर लें तो ईमानदारी के साथ वो कानूनी लड़ाई लड़ें, वरना जरूरत नहीं है किसी की भी। आप लोग खुद अपनी कार्रवाई करोगे, अपने आप वकील करके करोगे तो वो ज्यादा बेहतर करोगे। अभी आपने कहा कि कोर्ट में जो बरसों लग जाते हैं, केसेस का डिसीजन नहीं आता है, लेकिन अभी आपने देखा कि संभल मस्जिद को लेकर के 22 को ही पीआई दाखिल होता है, उसी दिन ही सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, सर्वे भी हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक तरफ तो सच की लड़ाई लड़ने वाले हैं, सच की लड़ाई वाले आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग बेईमानी कर रहे हैं। वो बेईमान और जो चोर हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, वो तो अपनी कार्रवाइयां इतनी मजबूती से कर पा रहे हैं। और हमारी तरफ से रिस्पॉन्स क्या हुआ? चलिए, अदालतों पे दबाव है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बोली थी, तब से तो हम लोगों की आंखें खुली कि ये क्या हो रहा है। अब कोर्ट्स को, जो कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, अपने कार्यों से, अपनी जजमेंट से अपनी निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी, वरना कोई संविधान के शक से, जो संविधान का एक जो प्रावधान है ना ओपन कोर्ट्स का, अदालतों पे भी संविधान जो है शक करता है। तो सब, कोई शक से ऊपर नहीं है देश में, कोई भी संस्था, उसको साबित करना पड़ता है। सब पब्लिक सर्वेंट है। ये तो उन्होंने कर लिया। चलिए, मैं जज और जजमेंट के ऊपर टिप्पणी ही नहीं कर रहा। अच्छी थी, बुरी थी, क्रिटिसिज्म करने के लिए तो इससे खराब जजमेंट कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट रही थी। 500 साल से जो पहाड़ नहीं टूटा वो 1 घंटे 2 घंटे या 10 दिन में नहीं टूट जाता। दूसरी पार्टी को बुला के नोटिस करके तब भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद इस पक्ष ने क्या किया, जो सच का पक्ष है, ये है सवाल। अब ये दूसरा सर्वे करने के बीच में कम से कम 3-4 दिन तो थे। किसी ने डाली पिटीशन, किसी ने अदालत में जाके रुकवाई। अब मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। मथुरा मस्जिद का केस सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, एक केस, और उसमें भी जो जितने भी हमारे जो चैंपियन बनते हैं ना मुसलमानों के, वो कोशिश में इसमें लगेंगे प्राचा साहब के पास से ये भी केस चला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया था वहां से, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हमने 1 दिन के अंदर अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया था। ये निचली अदालत से नहीं ला पाए। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। और जो नेता ये कहता है मैं मजबूर हूं, वो नेता ही नहीं है, उसको हटा दो नेतागिरी से। पब्लिक को रिजल्ट चाहिए। कोई पब्लिक जाके आपके कदमों में नहीं गिरती कि आप एमपी का चुनाव लड़ो, एमएलए का चुनाव लड़ो, या इसका लड़ो या उसका लड़ो, या आप इतनी बड़ी तंजीमें चला रहे हो। पब्लिक आपको जो दिल खोल के अपना पेट काट के पैसे दे रही है, ऐसे नहीं देती है। फिर आप कहोगे कि मैं बीमार था, मैं मजबूर था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मैं वहां जा नहीं पाया, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। ये सब बहानेबाजी है। पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को लाओ जो रिजल्ट दे सकते हैं। सर, ऐसे लोगों को ढूंढो जो रिजल्ट दे सकते हैं, बहानेबाजी नहीं। सांसद तो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी, लड़ेंगे इसके लिए। बिल्कुल, जैसे बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। और बाबरी मस्जिद का केस कुछ उलमाए सू ने ये भी बोला था ना कि हम जीत गए, तो ऐसे ही ये केस जीतना है। ये भी बाबर ने बनवाई थी मस्जिद,
ऐसा कहा जा रहा है ना। तो ये भी केस हार के मस्जिद टूट जाएगी, मस्जिद मिसमार हो जाएगी, उसके बाद मस्जिद शहीद हो जाएगी, उसके बाद कहेंगे हम केस जीत गए। अखिलेश यादव बचाने जा रहे हैं ना मस्जिद सर। बिल्कुल जाना चाहिए उन्हें, मस्जिद बचाने नहीं जाना चाहिए, संविधान बचाने जाना चाहिए। ये कोई हमला मस्जिदों के ऊपर हो रहा है कि संविधान के ऊपर हमला है? ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है और वो फेल होने का उनके पास कोई खाना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी नेता के पास फेल होने का खाना नहीं है, इसका मतलब आप फेलियर हैं, आप संविधान नहीं बचा सकते। ये आतंकी आज किसी भी तरीके से सत्ता पे कब्जा करके बैठ गए। अभी हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो चोरी की मशीनों के बारे में। तो अब आपका क्या काम है? आपका काम है उसे रोकना। अगर आप नहीं रोक सकते तो आप अच्छे नेता नहीं हो, ये आप दावा और गारंटी नहीं कर सकते। और पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि अच्छे लोगों को आगे लाएं जो आपकी हिफाजत कर सके। कोई संविधान से ऊपर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। कौन सा मुकदमा कराया योगी जी के ऊपर आज तक किसी ने? ये सवाल पूछने हैं, ये सवाल पूछने पड़ेंगे। और पब्लिक को जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वहां पे नेताओं को जाना चाहिए। हमारे सारे जितने टॉप 200 हमारे जो बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं उनको जाना चाहिए प्रोटेस्ट में। यहाँ पार्लियामेंट के बाहर जो जितने लोग संविधान बचाना चाहते हैं, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो पार्लियामेंट्स को यहाँ पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठना चाहिए। वहाँ की जनता को क्यों जाके देखना पड़ रहा है कि निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है? ये अखिलेश जी का काम है, ये अखिलेश जी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है कि वो प्रदर्शन करें, वो धरना दें। उनको एक बेस्ट लीगल टीम एंगेज करनी चाहिए थी, और असली वाली, ऐसा नहीं मिली भगत वाली जो बाबरी मस्जिद के केस में हारते हैं और सब केसों में हारते हैं, उन वकीलों को नहीं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 100% हारने का, जो बड़े बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको नहीं, ईमानदार वकीलों को करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम तो डरे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसका कहीं उल्लंघन हुआ है ऐसा कुछ कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया। ये बात आप, ये मथुरा मस्जिद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है क्या? हम लोग बहानेबाजी कर रहे हैं आके आपसे, हम कह रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया, हम लड़ रहे हैं ना, हम उसको साबित कर रहे हैं निचली अदालत से लेके ऊपर अदालत तक। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी केस, जो ज्ञान व्यापी की केस लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसमें, ये वहाँ से आया है ऑर्डर। तो जानबूझ के अगर केस लड़ा नहीं जाएगा ठीक से तो उसका अंजाम क्या होगा? ये है वजह। तो ये ज्ञान व्यापी की वजह से हुआ है। ज्ञान व्यापी का जो ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ये उनकी गलती है और उनसे कोई सवाल नहीं है। सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जो बात कही जा रही है, तो कि भाई जो भी धार्मिक स्थल है वो यथास्थिति में रहेंगे 1947 से बाद में। तो सर अभी ये जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं, बात सर्वे तक ही रहेगी या फिर आपको लग रहा है इस पर आगे डिसीजन भी दिया जा चुका है? अगर डिसीजन होगा तो फिर सर उस एक्ट का क्या होगा? मुकदमा ही नहीं चल सकता ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है। हाँ, तो फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही? तो ये तो इंफॉर्मेशन है, आप लोग भी दे रहे हो और जो हमारे बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मजहबी रहनुमा है, वो भी दे रहे हैं। इसके लिए कार्रवाई क्या करना है मैं ये पूछ रहा हूँ ना आपसे। बयानबाजी हो रही है ना सिर्फ, ये रिजल्ट। मैं तो एक छोटा ऑफिस हूँ ना, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ ना, मैंने कभी किसी से पैसे इकट्ठे नहीं किए, मुझे कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मैं बड़े किसी ओहदे पे नहीं रहा। मैं अगर मथुरा मस्जिद में अकेला ऑफिस हमारा इतनी रोक लगा सकता है, तो ये इतने बड़े बड़े लोग क्या केस हार जाएंगे? कोई अभी वो वक्त बचा रहे हैं सर, कोई बिहार में रैली कर रहा है, कोई दिल्ली में रैली कर रहा है, वक्त बचा रहे हैं। व्यस्त है मौलाना लोग सर ना, व्यस्त हैं किस काम में? ये इम्पोर्टेंट मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, दीन बचा रहे हैं, वक्फ की जमीन को बचा रहे हैं, बच गई, बचा रहे हैं। लड़ाई जारी है। अब लड़ाई जारी है ना, लड़ाई जारी है, पैसा इकट्ठा हो रहा है लड़ाई के लिए और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। मैंने सर्वे करके महाराष्ट्र की सारी सीटों पे वो सर्वे कर दिया है, मैंने ये कर दिया है और मैंने ये बोल दिया है कि बाइकआउट कर दो वोटर्स का। ये सब काम क्यों हो रहे हैं? ताकि बीजेपी को बहाना मिल सके, अभी उनकी पूरी ट्रोल आर्मी को। अब सुनिए एक मिनट मेरी बात, ये जो कह रहे हैं ना वक्त बचा रहे हैं, वो कौन सा वक्त बचाया उन्होंने? वक्त बचाना होता तो वक्त बचाने, जो देश में सबसे ज्यादा वक्त की प्रॉपर्टीज बचाई हैं वो मैंने बचाई हैं, दिल्ली से लेके और लखनऊ और तमिलनाडु तक जाके। ये फिर भी मेरी तो सलाह ही नहीं लेते। मुझे तो मौलाना वली रहमानी साहब ने पर्सनल लॉ बोर्ड में रखा ही इसलिए था कि आप इतने अच्छे सोल्यूशन लीगल लाते हो कि कोई और नहीं दे पाया हमें सलाह, और ये मुझसे बात नहीं करते। बाबरी मस्जिद की फाइल नहीं दिखाई। उनके जो बेटे हैं ना रहमानी साहब के, उन्होंने अभी पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्तीफा दिया है।
क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये ऐसा माहौल बना लिया है कि ये किसी भी काम को करने में सक्षम ही नहीं है और जानबूझ के केस खराब करते हैं। ये बात जब मैं कह रहा हूं तब से, तो तब वो बात नहीं, अगर लोग पहचान जाते, जैसे ये मशीनों की बात है, मेरी बात अगर सुन लें तो मसला हल ना हो जाए। तो संभल के सर मुसलमान जिस तरह घर खाली करके चले गए, ताला लग गया हुआ, कह रहे बेच देंगे सब घर और यहाँ का, क्या कहिए तो मुजफ्फरनगर में यही तो है, एक और है वो जो कह रहे हैं हमने मुजफ्फरनगर में पूरी दुनिया से पता नहीं कितने करोड़ रुपए इकट्ठे करके वहां पे घर बनाए। अब उन घरों में जाके कौन रह रहा है कोई? यही संभल में होगा, ये हर जगह होगा जब तक आपके संभल में सर शांति व्यवस्था कैसे बहाल होगी? चूंकि जिस खाकी वर्दी पर ये जिम्मेदारी होती है अमन शांति बहाल करने की, अब वही दागी होने का आरोप लग रहा है सर, उस पर कैसे बहाल होगा? ये आरोप आज लग रहा है पहली बार, या ये काम वो लगातार करते रह रहे हैं? ये आरोप सिर्फ लगना चाहिए, वो तो अपने भ्रष्ट राजनीतिक आकाओं के कहने पे। पुलिस नहीं है वो अपराधी हैं, उनको आप अपराधी की नज़र से देखो। पुलिस अधिकारी वो होता है जो कानून और संविधान के हिसाब से काम करे। जैसे ही कोई अधिकारी कानून की रेखा से बाहर होता है, संविधान की रेखा से बाहर होता है, वो एक आम अपराधी से भी बड़ा अपराधी बन जाता है। ये सब अपराधी हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमने दर्जनों केसेस में ये साबित किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो नेता बनते हैं, जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को झूठे भुलेखे में डालते हैं कि हम ये सिर्फ QR कोड भेज दो रुक जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान जाके वहाँ की गवर्नमेंट के स्टेट गेस्ट बनते हैं, ये सब लोगों को कब पहचानेंगे लोग? मतलब जिनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी होती है, अब मुसलमान उनसे भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, फिर वही बात, ये लोग तो अपराधी हैं ना, मुसलमान नहीं। मैंने अभी आपको क्यों एग्जाम्पल दिया था इसका, हाथरस का, वहाँ मुसलमान है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर आज भी मुसलमानों से ज़्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। उनके भी नेता यही काम कर रहे हैं, मुसलमानों के भी नेता यही काम कर रहे हैं। इसलिए है, आप उनकी बातों को बुरा कहते रहेंगे, अपने लोगों में कमी नहीं देखेंगे। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? आप सरेंडर कर दो ना, हमारे बस की नहीं है, हम वक्त नहीं बचा सकते, दूसरे लोग आगे आके बचाएंगे। मोदी मैजिक वाले दौर में मुसलमान डरे हुए हैं, इसलिए मुसलमानों का कहना है कि मेरा मुर्शिदी कातिल है, मेरे हक में फैसला कौन देगा? और आप सीएम योगी आदित्यनाथ पे केस करने की बात कर रहे हैं। हमने किए हैं ना, हमने अमित शाह जी के ऊपर केस कर रखा है, हमने ये किया हुआ है, ये कपिल मिश्रा के ऊपर केस किया हुआ है, हमने बीजेपी के अभी राउज एवेन्यू में चल रहा है, सतपाल सांसद जो थे उनके ऊपर केस किया हुआ है, दिल्ली दंगों के, हम कर रहे हैं। हम लोग क्या आसमान से उतरे हुए लोग हैं? हम भी तो एक आम आदमी हैं, एक छोटा सा वकील ही हूं ना मैं। जब ये काम, मैं इसीलिए बार बार अब मुझे अपना एग्जाम्पल देना पड़ता है, मैं नहीं देता था आज से पहले। जब ये मैं कर सकता हूं तो कोई बैरिस्टर क्यों नहीं कर सकते? जब ये मैं कर सकता हूं, कोई सांसद क्यों नहीं कर सकते ये काम? उनके पास तो बड़े रिसोर्स हैं ना, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने बड़े बड़े सब मौलाना है जिनके पास लाखों करोड़ रुपए होंगे, वो क्यों नहीं कर सकते ये काम? आपका इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, फरीदुद्दीन अजमल साहब की तरफ है। मेरा इशारा सबकी तरफ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बैरिस्टर, वकील, जो वकील के साथ साथ अपने आप को नेता भी बनते हैं। मैं तो बैरिस्टर नहीं हूं ना, मैं तो एक छोटा वकील हूं ना। जब मेरा रिजल्ट इतना है तो किसी बैरिस्टर का रिजल्ट मुझसे 100 गुना ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजल्ट मुझसे 100 गुना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर आखिरी में एक सवाल है सर, आखिर मस्जिद बचेगी कैसे अब सर? देखिए, मुस्लिम समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को, शेड्यूल ट्राइब समाज को, पिछड़े वर्गों को अपने नेता बदलने पड़ेंगे। ये एक सिस्टम बन गया है, वो सब RSS के एक सिस्टम में फंस चुके हैं, जानबूझ के या एक चुंगल में फंस चुके हैं। वो उस दायरे से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अब वो रिपोर्टिंग करते हैं बस, ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे पुलिस ने रोक लिया। ये हर बार की होगी। रामपुर में एक बच्चे को गोली लगी थी, एक नेता है हमारे, वो गए थे, उन्हें पुलिस ने रोक लिया, वो चले गए, अब भूल गए कि वहाँ बच्चे को गोली लगी हुई है, उस परिवार को क्या हो रहा है। ये है हाथरस, तो सब भूल गए। लेकिन सर जब मुस्लिमों के रहनुमा कहेंगे जी हम पे FIR हो गई, वो खुद रोएंगे, रो रहे हैं बैठ सर, के। रामपुर के लेकिन इससे सांसद रो रहे पहले हैं। सांसद थे हम रोआ के कि मुझे गाली दे दी, वो भी रोए थे। जब रहनुमा ही रो रहे हैं तो हम का क्या हाल है? रामपुर के सांसद भी रो रहे हैं सर। मैं तो कह रहा हूँ ना, रोने वाला नेता हो ही नहीं सकता, वो बुज़दिल है। जो रोंदू हैं वो, उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो आपकी रक्षा कर पाएंगे? वो तो रोंदू हैं। अब रोंदुओं को नहीं छोड़ोगे? बहादुर लोग मर गए हैं क्या? आप ये बताओ मुझे, बहादुर लोगों की कमी हो गई है क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में, मुसलमानों में, सिखों में, क्रिश्चियन में, बौद्ध में? आपको ढूंढने ही वो हैं जो आपके साथ एक ड्रामा रचेंगे,
ऐसी बातें करेंगे कि मतलब पब्लिक रो देती है उनकी बातों पे, और वो एक कांस्टेबल आता है तो रोने लगते हैं ऊ करके। तो क्या है ये? इमाम है सर मस्जिद के। तो इमाम है तो फिर बहादुरी से काम करे ना। इमाम है तो एक चोर से ना डरे ना। वो पुलिस अधिकारी जो चोरी कर रहा है वो तो अपराधी है, उससे डरते हैं। अरे वकील साहब भी चले गए वहाँ, कौन? जो वकील थे उनको भी हिरासत में ले लिया पुलिस ने। फिर क्या हो गया? क्या हो गया फिर? किसी ने, मैं यही कह रहा हूँ ना कि क्या हम लोग जाके उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं? आप इस जगह आगे क्यों आ रहे हो ना? और लोगों को आन दो, आप हट जाओ ना। आप जमीयत उलमा हिंद की क़यादत से हट जाओ। कोई बहादुर आदमी आ जाएगा जो काम काम करके रोएगा नहीं, वो जिम्मेदारी लेगा। तो मुसलमान करे क्या? 400 से ज्यादा FIR हो गई, लोगों को उठाया जा रहा है, महिलाओं को बंद NSA किया जा लगाने रहा की है। बात हो रही है। 750 FIR हुई थी दिल्ली दंगों में। हमारे अकेले ऑफिस ने संभाल रखा है ना सब। तो अभी वहाँ कौन संभाले? 750 FIR हुई थी, वहाँ तो 400 ही हुई है। महिलाओं वहाँ का डर हमारे कहाँ हमने- हो है? डर का सवाल ये है कि संभालेगा कौन वहाँ? पुलिस वाले हॉस्पिटल कोई जा भी रहे हैं। ईमानदार, कोई भी ईमानदार आदमी होगा, ईमान वाला आदमी होगा, संभालना कोई मुश्किल काम नहीं। ईमानदार और ईमान वाला आदमी चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए। अब जब ऐसे जो खुद ही रो रहे हैं उनको तो बिल्कुल हटा दो। जो रोए, जो ये कहे मैं बेबस लाचार हूं, मेरे साथ जुल्म हो गया, उसको क़यादत से बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, कोई भी हो। पुलिस वाले अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ धमकी दे रहे हैं, जो घायल हैं उनको जाके धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी दिल्ली खैर में नहीं है। इससे सबसे ज्यादा हुआ है। दिल्ली के दंगों में इस सबसे ज्यादा हुआ है। दिल्ली के दंगों में मकान तो नहीं तोड़ा गया था। संभल में यूपी की पुलिस अंदर गई है, बकायदा पंखे लाइट सबको तोड़ दिया है। और एक पुलिस वाले ने बताया 800 लोगों पर मुकदमा करवाया उसने। मैंने आपको अभी बताया दिल्ली के दंगों में इससे बहुत ज्यादा हुआ है। मकान तोड़े नहीं, बम लगा के उड़ाए गए थे। दर्जनों नहीं, सैकड़ों दुकानें जलाई गई थी, सैकड़ों घर जलाए गए थे, और बम लगा तक के उड़ाए गए थे। और बताइए, अभी संभल में बम लगा के तो नहीं उड़ा रहे ना। फिर क्या और संभल के लोग, एक बार और बता दूं मैं, संभल के लोगों को मैं सलाम करता हूं। संभल के लोगों, डरना मत आप। भारत का संविधान है, भारत का कानून है। ये आपके लीडर जो हैं वो बुज़दिल हैं। आप लोग बहादुर हो, मैं आपको सलाम करता हूं। हौसले से संविधान की रस्सी को पकड़े रखो, अपना ईमान पकड़े रखो। कुछ नहीं होगा। ईमानदार लोग आएंगे और ये सब लोग जेल जाएंगे। आप लोग बहादुर हो। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी संविधान बचाने की है, देश बचाने के लिए। बहादुरी से डटे रहो। ये टाइम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अच्छे लोग आएंगे। लोग बोल रहे हैं कि इसमें अंसारी ज्यादा मरे हैं, शेख सैयद पठान नहीं मरा है। अंसारी जी को रात में दफना दिया गया 11 बजे रात। ये हर जगह करते हैं। मैंने अभी हाथरस का एग्जांपल दिया था। पठान सामने नहीं आया। ये अभी मैंने हाथरस का एग्जांपल दिया ना आपको। जब गोली चलती है ना, तो वो ना जाटव देखती है, ना वाल्मीकि देखती है, ना शेख देखती है, ना अंसारी देखती है। जब गोली चलती है ना, तो और जो बड़ी बंदूक की गोली होती है वो आर पार करती है। जो होगा वही आएगा। जो बहादुर होगा वही सामने होता है। आपने कहा सर कि दिल्ली से कम हुए हैं, अभी दिल्ली में उससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई थी। तो क्या संभल को दिल्ली बनने का इंतजार किया जाए क्या? वहां के लीडर्स के ऊपर है ना। बुज़दिली छोड़े, बुज़दिली छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। दिल्ली को रोक लिया गया ना। दिल्ली को गुजरात बनाने की साजिश थी। ये हमने केस कर रखा है। ये हमने अमित शाह साहब के खिलाफ केस कर रखा है डायरेक्ट। तो जब दिल्ली में रुक सकता है, दिल्ली में तो खुद अमित शाह साहब बैठे ना, हर तरह की एजेंसी बैठी है। मेरे खुद के ऑफिस पे मैं रोया था। आप लोगों में से कितनों ने वीडियो देखी थी? जब 2:30 बजे मेरे ऑफिस पे 3:30 बजे रेड खत्म हुई थी, 17 घंटे की बाद मैं रोया था। मैंने ये कहा था कि मैं अमित शाह साहब को अरेस्ट कराऊंगा इस केस में। ऐसे लीडर चाहिए। जो रोएंगे उनको बिल्कुल बाहर निकाल दो, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। आवाम नहीं रो रही, वो रो रहे हैं। जिम्मेदारी उनके से रोने की तो रोएंगे ही फिर वो। सर लास्ट में एक है, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आधे घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका करता था ईवीएम खिलाफ, उसको डांट के भगा दिया, मजाक उड़ाया है और कहा ये चुनाव जीत हाँ, ये साफ जान दो क्या होगा। ये विष्णु जैन जहाँ देखो वहाँ पहुंच जा रहे हैं।